बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो बेटा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस पढ़े थे हमने कल। अब देखो उसमें एक मैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एग्जांपल बताता हूँ आपको। जो मोटरसाइकिलों का और इनका जो एग्जॉस्ट देखा है तुमने, साइलेंसर। यस सर। यस सर, कैटालाइटिक कन्वर्टर भी होते हैं। शाबाश, वो बीच में से मोटा होता है ना बेटा साइलेंसर। यस सर। यस सर। वो क्यों होता है? सर उसमें वो जाली टाइप होती हैं कुछ इस वजह से। जाली टाइप, उसमें कैटलिस्ट फिटेड होता है बेटा एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स में। तो वो क्या सर करता शायद है, वो जैसे कैट। जैसे कई बार इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, तो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं बेटा बाहर? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एनओ आर फॉर्म्ड। दैट इज वाई एग्जॉस्ट इज फिटेड विद कैटलिस्ट। तो वो कैटलिस्ट क्या करा देगा बेटा? सीओ के साथ तो हाफ ओ टू रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट करा देगा उसको? सीओ टू गैस के अंदर। ठीक है। सीओ गैस प्लस हाफ ओ टू सीओ टू में, तो बताओ सीओ से सीओ टू लेस हार्मफुल हुआ ना? बेटा बरो समझ में आया नहीं आया? और एनओ गैस का रिडक्शन करा देगा इनटू नाइट्रोजन प्लस वाटर के अंदर। बेटा समझ गए क्यों फिटेड होता है वो कैटलिस्ट उसके अंदर? कि नाइट्रिक ऑक्साइड को तो N2 में बदल देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में बदल देगा? वो CO2 के अंदर बदल देगा। ठीक है ना? ये एनओ हार्मफुल होता है। हाँ, एनओ हार्मफुल होता है। पहले नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन NO2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाती है और फिर फर्दर ये क्या करती है, वो एसिड रेन कोज करती है। जो CO जो होती है, CO तो इसकी 300 टाइम्स 300 टाइम्स मोर कैपेसिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ 300 गुना टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी होती है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। एज ऑक्सीजन। कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगा बेटा वो? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और दिस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये मतलब ये 300 टाइम ही मोर स्टेबल होगा। किससे? कंपेयर टू ऑक्सीजन के। हाँ, देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये बताओ सेल्स में नहीं टूटेगा, ब्रेक नहीं होगा। तो ब्रेक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सेल्स में, तो आदमी मर जाएगा ना। पॉइजनस होता है नहीं होता ये? यस सर। और ये जो एनओ होती है बेटा, ये एनओ एनवायरमेंट में O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? सर ये नेस NO2, एंड दिस NO2 कॉजेज एसिड रेन। इसलिए वो साइलेंसर के अंदर ये होता है। अब वो कई लोग, वो जो बुलेट मोटरसाइकिल होती है उसके अंदर वो साइलेंसर चेंज करवा लेते हैं ना बेटा, उसमें आवाज आती है फिर बहुत जोर जोर से। यस सर। तो वो आवाज किस लिए आती है? वो ये अनबर्न्ड फ्यूल्स होते हैं। इन अनबर्न्ड फ्यूल्स ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इनके कंबशन से बनते हैं जब, तो इसलिए। लेकिन वो पोल्यूशन ज्यादा कॉज करेगी। यस और नो?
अरे बोलो। Yes. तो ये उसकी वजह से ऑटो एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स के अंदर ऐसा होगा बेटे, इसकी वजह से इसमें लगेगा। ओके। सर ऐसा नेसेसरी होता है कि जब भी इनकम्प्लीट कंबशन हो तब CO रिलीज होगा? हाँ, सीओ रिलीज होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो होते हैं बेटा फ्यूल में। नहीं सर, मैं पूछ रहा था हर केस में नेसेसरी होगा कि होगा ही रिलीज? हाँ, इनकम्प्लीट 100% कंबशन तो हो ही नहीं सकता, कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई तो मिलेगी ही नहीं भाई। वो जो एयर प्यूरिफायर होता है बाइक के अंदर, तो उसके अंदर जब मोटरसाइकिल चलेगी तो डस्ट पार्टिकल भी है, वो भी रुक जाएंगे, वो भी लग जाएंगे प्यूरिफायर के, तो प्योर ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं उसको। नहीं समझे बेटा? अरे यस बोलो, सर, समझ में समझ। आया नहीं आया? बेटा समझ गए क्या? Yes, sir. यस सर। उसके बाद देखो मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटलिसिस। होमोजेनियस कैटलिसिस का जो मैकेनिज्म होता है, ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। किससे एक्सप्लेन करेंगे? बाय इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। अब देखो जैसे SO2 प्लस O2, हाफ O2, और ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था बेटा? SO3 गैस के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ NO गैस, यही था ना? अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये मैकेनिज्म इसका कैसे प्रोसीड करता है। देखो फर्स्ट स्टेप में ये जो NO है ये रिएक्ट करेगा हाफ O2 के साथ, और क्या बन जाएगा? NO2 इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है बेटा। अब सेकंड स्टेप में SO2 के साथ कौन रिएक्ट करेगा? NO2, और वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? SO3 प्लस NO। तो बताओ ये NO बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन सेम रहा ना? अरे बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। कि NO हाफ O2 के साथ जुड़ गए, क्या बन गया? NO2, और SO2 NO2 के साथ जुड़ के क्या बन गया? SO3। SO3 प्लस NO। SO3 प्लस NO, तो क्या हो गया ये? SO3 प्लस NO। तो दोनों के अंदर बताओ क्या बना? बेटा सेम रहा या नहीं रहा? यस सर। तो ये इंटरमीडिएट, मतलब पहले तो इंटरमीडिएट बन गया और फिर इसने उसको कैटलाइज करवा दिया। समझ गए बात? सर मतलब कैटलिस्ट आइडेंटिफाई करने का ये भी एक टेक्निक हो सकता है कि अगर जब रिएक्टेंट में क्वांटिटी और प्रोडक्ट में क्वांटिटी किसी चीज की सेम हो तो एज ए कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है। हाँ, वो कैटलिस्ट यूज हो सकता है बेटा, वो इनिशियल और फाइनली सेम रहे। फिर हमने एक बताया था कि H2O2, जैसे H2O2 है तो ये I माइनस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा था इनटू H2O प्लस O2। अब देखो क्या होता है कि ये H2O2 ये पहले I माइनस के साथ रिएक्ट करेगा बेटा फर्स्ट स्टेप में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O प्लस IO माइनस। अब ये सेकंड स्टेप में IO माइनस फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ? एक और H2O2 के साथ, और ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? वाटर
प्लस O2 प्लस I माइनस, तो देखो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, I माइनस से I माइनस, IO माइनस से IO माइनस, तो दोनों साइड में सेम रह जाएगा, नहीं रहेगा? बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? Yes, sir. ये मैकेनिज्म हो। हाँ, क्या बोल रहे हैं देवेंदु? सर मैंने कुछ नहीं बोला। समझ समझ आ गया ये? यस सर। देखो उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। देखो बेटा, ये पहले तो अज्यूम किया जाता था कि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस जो है ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी से ही, ठीक है, बट नाउ डेज इसको एक्सप्लेन किया जाता है बाय एडजॉर्प्शन थ्योरी। अर्लियर it was explained by intermediate formation theory. But nowadays it is explained by एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसको एडजॉर्प्शन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं बेटा हम। देखो एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है, ये जैसे तुमने एडजॉर्प्शन पढ़ भी रखा है, कौन बताएगा? रिया बता बेटा, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होगा? The process of accumulation of the substance on the surface. द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सरफेस। देखो बेटा क्या होगा कि जैसे इसका एग्जांपल मैं एक बता रहा हूं तुम्हारे को, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड एज अ कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन गैस, क्या बन जाएगा ये इसके अंदर? इथेन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है ना बेटा ये। देखो इसमें क्या करो कि सबसे पहले तुम मान लो कि डिफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप में ये मान लिया तुमने सॉलिड कैटलिस्ट है, दिस इज निकल, ये निकल है एज अ कैटलिस्ट, तो इसके ऊपर किसका डिफ्यूजन होगा बेटा? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कौन कौन हो गए ऊपर वाली रिएक्शन में, बताओ? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो गए यहां पे इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड हाइड्रोजन। यस और नो? बेटा बोलो, समझ आया नहीं है? अब देखो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो जाएंगे, तो सेकंड स्टेप में क्या होंगे फिर? ये दोनों गैस हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। एडजॉर्प्शन ऑफ gaseous molecules
ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल्स का एड्जॉर्प्शन होगा बेटा। ओके, अरे समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ बेटा? एड्जॉर्प्शन के बाद फिर उसके अंदर कोई कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स विद द कैटलिस्ट। और नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा? जब केमिकल रिएक्शन हो गई स्टार्ट, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट तो रीजनरेट करना पड़ेगा ना। तो अब उसके बाद होगा डिसॉर्प्शन ऑफ द, डिसॉर्प्शन मतलब रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब लेयर, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर से प्रोडक्ट्स का डिसॉर्प्शन हो जाएगा। बेटा समझ में आई है नहीं आई बात? Yes, sir. फिर रिमूव होने के बाद फिफ्थ स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से प्रोडक्ट्स दूर हो जाएंगे, तो ये तो बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट प्लस ये बन गया वापस से निकल एज अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया आपका। बेटा समझ में आया नहीं आया डिफ्यूजन का इसका मैकेनिज्म? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी। ये एडसॉर्प्शन थ्योरी का मैकेनिज्म है बेटा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं सबको? अरे बोलो। Yes, sir. बेटा समझ गए सब? अब जैसे कैटलिस्ट, हम इसके अंदर वो रेने निकल वाली एक बात बताई थी मैंने कि वो क्या होता है, कैटलिस्ट रेने निकल का ही होता है। एक तो कैटलिस्ट वापस रीजनरेट हो जाएगा इसके अंदर, तो कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। हाँ, पाउडर फॉर्म में होता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट कैन बी अगेन एंड अगेन, इसको वापस से रीगेन कर सकते हैं बेटा, बिकॉज ओनली स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होगा बेटा, इसलिए इसको अगेन एंड अगेन यूज में ले सकते हैं हम कैटलिस्ट को। समझ के बात? बेटा बोलो। Yes, sir. और देखो जो पॉइजन थे, हमने कहा था ना पॉइजन ऐड कर देंगे हम, तो पॉइजन क्या कर देता है, वो पॉइजन पहले खुद एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कैटलिस्ट को कम जगह मिलेगी ना एब्जॉर्ब होने के लिए। Yes, sir. Poisons if used gets adsorbed, hence less area for adsorption of
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए लेस एरिया अवेलेबल होगा बेटा एडजॉर्प्शन के लिए। समझ आया नहीं आया? तो लेस एरिया अवेलेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी ना बेटा उसमें। अरे समझ आया नहीं आया? यस सर। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट। देखो बेटा सबसे पहले आती है इसके अंदर एक्टिविटी। बेटा कौन बताएगा एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो एक्टिविटी का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। कि रिएक्शन को कितनी स्पीड बढ़ा देगा कैटलिस्ट। देखो जैसे एक रिएक्शन होती है KClO3, 10th क्लास में पढ़ी होगी तुमने। इसका डिकम्पोजिशन T1 टेम्परेचर पे हो जाएगा इनटू KCl प्लस O2 के अंदर। अब KClO3 में MnO2 डाल दिया एज ए कैटलिस्ट, तो ये T2 टेम्परेचर पे। तो देखो क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हो तुम यहां से, इन दोनों रिएक्शन से ये कह सकते हैं बेटा T2 इज लेस देन T1। यस और नो? तो कैटलिस्ट ने जो उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर था वो कम करा दिया। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। समझ गए? तो वो है बेटा उसकी एक्टिविटी कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। मतलब कितनी स्पीड तक कैटलिस्ट उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। सेकंड देखो सेलेक्टिविटी। सर ये इसलिए होता है क्योंकि होता है जो टेम्परेचर होता है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो टेम्परेचर देता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो फिर हाँ वो उसको यहाँ चेंज पे कर देगा जो बेटा। बिल्कुल सही कह रहा है तू। MnO2 है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। हाँ अब देखो बेटा सेलेक्टिविटी। देखो सेलेक्टिविटी के अंदर क्या क्या मतलब है इस बात का? सेलेक्टिविटी का मतलब देखो बेटा तुम्हारे पास मान लो आलू प्रेजेंट है और टमाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है? अब आलू और टमाटर से तुम आलू और टमाटर की मिक्स करके एक जैसी सब्जी बनेगी क्या? बोलो बेटा। अरे आलू और टमाटर को मिक्स करने के बाद कैसी भी सब्जी बन सकती है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम सूखी सब्जी बना रहे हो या गीली, मतलब पानी में मिक्स करके बना रहे हो। तुम डिसाइड करोगे ना इस बात को। यस सर। तो वही बात होगी बेटा सेलेक्टिविटी। मतलब रिएक्टेंट तो सेम होंगे तुम्हारे पास, तो सेलेक्टिविटी का मतलब होगा इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू सेलेक्ट रिएक्टेंट्स इन डिफरेंट वे टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस इज द ability of a catalyst to select reactants in different way
दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू सेलेक्ट रिएक्टेंट्स इन डिफरेंट वे टू फॉर्म different kind of products. Ability of a catalyst to select reactants in different way to form different kind of products. उसको बोलते हैं बेटा selectivity. समझ में आई नहीं आई बात? अरे बोलो. देखो इसका मैं आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर बीच में सर अभी बीच में नहीं आई थी। बीच में नहीं आई थी। देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पे तुम्हारे को कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू सेलेक्ट रिएक्टेंट्स इन डिफरेंट वे टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। अरे आ रही है नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये अभी देखो आ रही है। मैं इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूं। तुम्हारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अगर कॉपर लेते हो तुम, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है HCHO, CO प्लस H2। अगर कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 लेते हो तो बनता है तुम्हारे पास CH3OH, CH3OH लिक्विड। देखो CH3OH तो 2 हाइड्रोजन हो गए, CO प्लस 2 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। CO प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेते हो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट, तो इसमें बनता है मीथेन प्लस वाटर। देखो तीनों रिएक्शन के अंदर क्या अलग ले रहे हो तुम? कैटलिस्ट अलग ले रहे हो ना बेटा। देखो रिएक्टेंट तो सब में सेम है या नहीं है? इन दीज रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर सेम। इन रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, बट कैटलिस्ट इज डिफरेंट। But catalyst is different, so this is the property of catalyst known as selectivity to select reactants in different way to form different products। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आई ये बात? यस। समझ गए? यस सर। कैटलिस्ट इसके अंदर क्या होगा तुम्हारे पास? अलग होगा। और प्रोडक्ट्स क्या होंगे? कैटलिस्ट अलग होंगे तो प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होंगे। और रिएक्टेंट्स क्या होंगे? रिएक्टेंट्स सब में सेम होंगे। अरे इसमें H2 की कॉन्सेंट्रेशन भी तो डिफरेंट हो रही है ना। तो डिफरेंट तो बेटा वो कैटलिस्ट ही तो करवा रहा है। तू क्या गिन के मॉलिक्यूल लेगा उसका कि एक CO का लेकर एक हाइड्रोजन का लेगा? देवेंदु है भाई? भाई तूने तो मिक्सचर लिया है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। अब उस मिक्सचर में से रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट कितने सेलेक्ट कर रहा है वो तो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी ना ये बात। तो बेटा नहीं समझा बात? समझ गए सर कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू सेलेक्ट रिएक्टेंट्स इन डिफरेंट वे टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसको बोलते हैं हम सेलेक्टिविटी। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी स्पेसिफिसिटी।
देखो नाम से पता चल रहा है, स्पेसिफिक का मतलब जो कैटलिस्ट होता है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। कैटलिस्ट इज very specific catalyst is very specific for particular reaction। ठीक है बेटा, मतलब हर कैटलिस्ट को हर रिएक्शन में ले सकते हैं क्या? दैट इज catalyst can be used in स्पेसिफिक रिएक्शन ओनली। कैटलिस्ट केवल स्पेसिफिक रिएक्शन में काम में लिया जा सकता है बेटा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं ये बात? Yes, sir. उसके बाद आते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। देखो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट नाम से पता चल रहा है कि मतलब द कैटालाइटिकल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कैटलिस्ट, दैट इज catalytical activity depends on the shape of the catalyst। किस पे डिपेंड करेगी बेटा कैटालाइटिकल एक्टिविटी? कैटलिस्ट की शेप के ऊपर। कैटालाइटिकल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की शेप के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है ZSM5। ZSM5 का मतलब होता है जियोलाइट सीव ऑफ जियोलाइट सीव ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, तुमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कार्बन वाले ग्रुप के अंदर कि जियोलाइट्स होते हैं। जियोलाइट्स का जो शेप स्ट्रक्चर होता है वो मधुमक्खियों के छत्ते के जैसा होता है, पढ़ा था ऐसा? बेटा 11th में आया होगा ना? यस सर। सर ये ZSM5 क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म लिखी थी मैंने, जियोलाइट सीव ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी। सर ये कौन से टाइप का कंपाउंड है? ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है कि क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा ये। जियोलाइट सीव ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी। आज ये पता नहीं हैंग क्यों हो रहा है। जियोलाइट सीव ऑफ मोलिकुलर पोरोसिटी, इसका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। कैसा होता है इसका?
honeycomb like structure. And it contains a network of सर बीच में आपकी आवाज वापस चली गई थी। बेटा इसमें स्कूल में से क्लास ले रहा हूँ मैं, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी। इट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट का नेटवर्क होता है इसके अंदर। इसका ये जनरल फॉर्मूला होता है MX SiO2y AlO2x। ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा जियोलाइट का। दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर जियोलाइट। तो जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना बेटा, उसके ऊपर डिपेंड इसकी कैटालाइटिकल एक्टिविटी। जियोलाइट मतलब वो जो छत्ते के अंदर जो पोर्स होते हैं ना, सीव्स, उन पोर्स को बोलते हैं सीव्स, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसके अंदर। मतलब कैटालाइटिकल एक्टिविटी, कैटालाइटिकल। सर ये आपने फॉर्मूला क्या लिखा, MX है कि N है? MX, X भी मान सकते हैं, N भी, अलग अलग कोई भी, मतलब इसमें अलग मेटल जो है ना, ये मेटल अलग अलग आयंस हो सकते हैं। N प्लस उसके ऊपर चार्ज होगा। ये M कैन बी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एटसेट्रा, ये आयंस होते हैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के। तो कैटालाइटिकल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ सीव्स। सीव्स होती हैं जो ट्यूब्स होती है उनके अंदर, और ये क्या काम आता है, अल्कोहल से ZSM5 गैसोलिन बनाने के लिए काम में ली जाती है बेटा ये प्रोसेस। ZSM5 अल्कोहल से पेट्रोल बनता है ना। समझ गए क्या? Yes, sir. देखो बेटा, उसके बाद एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द बायोकैटलिस्ट्स। वेरी गुड, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन different which are used in different biological reactions। जो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर काम में लिए जाते हैं। बेटा इनके एग्जांपल्स बताओ। देवेंदु बता रहे तू, तेरे पास बायो है। सर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। अरे ये मत बता मेरे को, ये तो अपने जो मोस्ट कॉमन है। देख सुक्रोज चीनी होती है ना। यस सर। डाइपेप्टाइडेज। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कौन बदलवाता है? बता बेटा। इन्वर्टेज एंजाइम नहीं होती? अरे होती है, नहीं होती? यस सर। ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन बदलवाता है? जाइमेज। वेरी गुड, कौन बोला? जाइमेज एंजाइम। और स्टार्च को माल्टोज में बेटा डाइपेप्टाइडेज। स्टार्च को माल्टोज में डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम, ये होते हैं डिफरेंट एंजाइम कैटलिसिस। और बताओ कुछ।
देवेंदु बता रहे? देवेंदु, यस सर। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलवाता है? माल्टेज। शाबाश। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को किस में कन्वर्ट करा देती है? ग्लूकोज में। और दूध को दही में? देवेंदु, मिल्क को कर्ड में कौन बदलवाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। और यूरिया को अमोनिया में? यूरिया को अमोनिया में यूरियस एंजाइम करवाती है बेटा। यूरिया को अमोनिया में कौन करवाता है? यूरियस एंजाइम। इथेनॉल को एसिटिक एसिड में? माइकोडर्मा एसिटाई। माइकोडर्मा माइकोडर्मा एसिटाई बैक्टीरिया होता है बेटा, वो कन्वर्ट करता है इसको। ये डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जैसी होंगी जो नॉर्मल कैटलिस्ट था उनके जैसे बेटा। बताओ क्या होंगी कैटलिस्ट? स्पेसिफिसिटी, बेटा स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होगा? कि पर्टिकुलर एंजाइम कैटेलाइजेस अरे आपने ऊपर तो लिखा ही थी। हाँ वही है उसकी मतलब सेम ये एंजाइम कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक है। स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटालाइज करेगा, बस ज्यादा नहीं लिख रहा इसके अंदर में। नहीं समझे? यस सर। सेलेक्टिविटी, बेटा सेलेक्टिविटी भी उसके जैसे ही होगा कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू सेलेक्ट रिएक्टेंट इन डिफरेंट वे टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। देखो बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर तो होता है एंजाइम्स का 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करती हैं ये, ठीक है? समझ गए क्या? यस सर। और पीएच होती है 7.4 जिसके ऊपर ये रोल प्ले करती है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। तो पीएच इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर तो इनकी एक्टिविटी सेलेक्टिविटी मैक्सिमम होगी बेटा, और अगर इनसे वेरी करेंगे तो कम हो जाएगी उसके अंदर। अफेक्टेड बाय इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। इनहिबिटर्स और पॉइजन से अफेक्टेड होंगी बेटा ये। अफेक्टेड बाय इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। स्पीड अप बाय कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स स्पीड अप कर देंगे। फॉर एग्जांपल कुछ आयंस होते हैं, आयंस लाइक Na+, Mn+2, Copper+2 etc. They speed up the reaction. एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं बेटा ये। एफिशिएंसी,
देखो खाना खाते हो उसके 5-6 घंटे बाद डाइजेस्ट हो जाता है ना बेटा। तो देखो Yes, कितने sir. सारे मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट, दैट इज हाईली एफिशिएंट होती है बेटा एंजाइम्स, दैट इज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स can increase the rate up to 10 raised to the power 20 times. 10 raised to the power 20 times रेट को इंक्रीज कर देंगे बेटा। समझ गए बात? Yes, sir. अरे समझ आया नहीं आया? सर आ Yes. गया। आ गया समझ में? देखो उसके बाद लास्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म एंजाइम कैटालिसिस किस तरीके से एक्ट करेगा बेटा? देखो लॉक एंड की मैकेनिज्म। ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, तो ये पहले क्या बन जाएगा बेटा इसके अंदर? ये बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर इसमें केमिकल रिएक्शन होगी और ये साइड में अलग हो जाएंगे। फिर ये आपकी एंजाइम बच जाएगी, प्लस ये दो क्या बन जाएंगे इसके अंदर? ये दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आया नहीं आया? Yes, sir.